हरियाणा सरकार ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस की दिशा में काम कर रही है। मनोहर सरकार के कई सरकारी विभागों की सर्विस को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे आम जनता घर बैठे अपने फोन या कंप्यूटर की मदद से सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। ई गवर्नेंस की मदद से हरियाणा सरकार किस तरीके से प्रदेश के लोगों को सशक्त बना रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसा हो जब आपको सरकार की सभी सुविधाएं घर बैठे मिल जाए? क्या आपने सोचा है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और बेहद आसानी से कंप्यूटर पर बैठकर ही आपको वो सुविधाएं मिल जाएं? एक अच्छी सरकार वही होती है जो जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करती है। हरियाणा की मनोहर सरकार भी गुड गवर्नेंस के साथ साथ ई गवर्नेंस पर भी जोर दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी विभागों के कई ऑनलाइन पोर्टल खोले हैं, जिसका इस्तेमाल कर लोग लाभ उठा सकते हैं। जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का रास्ता खोलने की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज हरियाणा में जनहित की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है, जिस कारण पिछले 7 साल में प्रदेश में हुए विकास से जनता को सुशासन का आभास होने लगा है। हरियाणा में ई गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिससे अब प्रदेश के लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में CSC पर या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भविष्य में इस व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है। अब प्रदेश में लोगों को ई सेवाओं का लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा कि जब प्रशासन और शासक समर्पण, त्याग और सेवा और प्रधानमंत्री की सेवक की भावना की सोच के अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को सुशासन का आभास होगा। ई गवर्नेंस की बात आ रही है, ये उस समय हमने शुरू की थी। ई रजिस्ट्रेशन की बात ये उस समय हमने शुरू की थी। बहुत योजनाएं उसकी शुरू की थी। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते आज सारे देश में अगर सुधारात्मक कामों की चर्चा कोई करता है, गवर्नेंस की बात कोई करता है, नई योजनाओं की, नई पॉलिसीज की बात करता है, तो हरियाणा उसमें कहीं नंबर 1 पर आया हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं, हरियाणा ने नई नई ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश ये भी फॉलो कर रहे हैं और कई योजनाएं तो केंद्र में भी, और ऐसी उनको अडॉप्ट किया है बाकी प्रदेशों में लागू करने के लिए। उदाहरण के लिए यही ये जो स्वामित्व की योजना है, ये योजना एक लालडोरा को खत्म करने की बात आई थी। सिरसी गांव करनाल जिले के अंदर वहां हमने शुरू की थी प्रयोग के रूप में। जनरल साहब बैठे हैं हमारे, इनकी मार्गदर्शन में योजना में ये सारा काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी को बताया, उन्होंने इसको समझा, PMO में इसकी प्रेजेंटेशन हुई। उनका क्यों नहीं बाकी प्रदेशों में इसको लागू करते हुए, बहुत एक ऐसी समस्या है, खास करके जमीनों के जो लिटिगेशन झगड़े, दीवार का झगड़ा, गली नाली का झगड़ा, क्योंकि पता ही नहीं, हर कोई कहता मेरे सीमा तो ये है, दूसरा कहता ये नहीं ये है, सीमा का ही पता नहीं लगता है। तो हर एक का प्लॉट सीमाबद्ध होना चाहिए, और वो भी आज ऑन पेपर नहीं बल्कि डिजिटली साउंड तरीके से हम करें, लेट लॉन्ग के माध्यम से करें, ताकि कोई उसको चेंज ना कर सके, बदल ना सके। कई बार खाली प्लॉट होता है, उसके अंदर लाइन खींचना, कहीं यहाँ खींच गई, वहाँ खींच गए। तो इसलिए उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये जो योजना हमने बनाई, इसको केंद्र ने और एक प्रकार से अडॉप्ट किया। आगे बढ़ते हुए इस विषय पर हमने और थोड़ा सा आगे बढ़े, सुशासन पर। 2019 के अंदर ये विचार बना, उस समय तो कोविड वगैरह नहीं था कहीं भी, लेकिन उससे पहले दूसरा सत्र जब हमने पंचवर्षीय का शुरू किया, उस समय 25 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की थी हमने कि ये वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष होगा। सुशासन की जितनी लिमिट्स हैं उनको पार करते हुए
और नया इनोवेटिव क्या कर सकते हैं, इसकी ओर सारी टीम को लगाया। खास करके हमारी जो आईटी की टीम है, टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ये काम संभव था नहीं। एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमें हरियाणा के अभी तक 7 सालों में 150 से ऊपर अवार्ड मिले हैं, स्टेट लेवल अवार्ड, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, केंद्र के अलग अलग विभागों की ओर से दिए गए, कुछ संस्थाएं भी देती हैं, उन संस्थाओं ने दिए। सारे देश भर में वो नंबर 1 चुनते, नंबर 1 कौन है, और उस 150 में 100 से ऊपर अवार्ड केवल टेक्नोलॉजी पर है। जो टेक्नोलॉजी के हमारे कार्यक्रम है उसके ऊपर वो सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमने सुशासन संकल्प वर्ष बनाया। 2020 नवंबर जब आया, 25 दिसंबर, उस समय हम कोविड से प्रभावित हो चुके थे। मार्च 2020 के बाद पहली लहर, पीक भी आ गया था, डाउन भी आ गया था। उस कोविड का, जैसा कहते हैं ना कि हर एक समस्या, हर एक चुनौती कोई ना कोई अवसर भी लेके आती है। तो एक चुनौती आई थी, उसमें एक अवसर क्या आया कि हम अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर आईटी के, टेक्नोलॉजी के कामों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। और जितनी विभिन्न विभागों की बैठकें उन दिनों में हुई हैं, भरपूर बैठकें हुई, सारे कार्यक्रम लागू किए। और 2020 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष, यानी 25 दिसंबर 20 से लेकर आज तक, ये मैं कह सकता हूं, ये जो वर्ष गया है ये सुशासन के परिणाम का वर्ष है। सुशासन का परिणाम आज अब आभास करते हैं। कितनी ही योजनाओं का उल्लेख हमारी प्रेजेंटेशन में आया। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जैनेंद्र जी ने एक एक चीज़ का जो उल्लेख किया है, अवार्ड जो हमने दिए हैं, कितना उल्लेख और कितने इसके लाभ होते हैं, सारा बताया गया। और बहुत ऐसी भी बतानी शेष हैं योजनाएं, और जो उसके सिस्टम जितने मैंने बदले हैं, सब एक दिन में शायद कोई भी वक्ता सरकार से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कितना ही अध्ययन कर ले, एक दिन में सारी योजनाएं व्यवस्थाएं बता नहीं सकते हैं। इतने सारे काम हमने किए हैं। अब लोग कहते हैं कि आप करते तो बहुत है, किया तो बहुत है, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। मेरा कम से कम मानना है प्रचार एक छोटा भाग है उसका, बहुत बड़ा भाग नहीं है। क्योंकि प्रचार करना बहुत आसान है। हम अपने डीपीआर को कहेंगे 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया लगा और सब प्रचार में लगा दो, सारे टीवी, रेडियो, सब होर्डिंग, बैनर, जहाँ जहाँ लगाने वहाँ कर दो, सब हो जाएगा। बहुत बड़ा एक बार इम्पैक्ट भी हो सकता है शुरू में। लेकिन जो हमने सेवा और योजना देने की बात कही है, जब तक जनता को उसका आभास नहीं होगा, तब तक उस प्रचार का भी क्या लाभ है। हम उनको आभास कराना चाहते हैं कि ये सब हमने किया, इसका लाभ उठाओ। और उसका लाभ उठाने में जहां कहीं कठिनाई आ रही है, उस कठिनाइयों को हम दूर कर रहे हैं। हमने सब सेवाओं को, योजनाओं को चंडीगढ़ में आप आके प्राप्त करो ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने जिला केंद्र पर भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत लाभ पात्रों को सीधा लाभ देना शुरू किया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की। सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग और अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। सरकार ने डायल 112 योजना शुरू की, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है। अब सुनने और बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 में वीडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुन पुलिस मदद पहुंचाएगी। सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा। इससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा। 60 साल की आयु पूरी होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गांव में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है।
इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13,47,609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं। आज एक योजना और हमने विचार की है। एक समस्या है बड़ी, आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में। तो हम तय कर रहे हैं 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला। इन 2 जिलों में आर्म लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है, उसकी प्रोसेस है, वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस जो पुलिस की वेरिफिकेशन है, उसको भी आरटीएस के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आरटीएस के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो रिजेक्ट होकर उनको पत्र चला जाएगा। इसकी सफलता मिलने के बाद इसकी एक नीति भी नहीं बना रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई करें, कौन ना करें, किसको लाइसेंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ताकि एक लंबी दौड़ और कई बार तो प्रेस्टिजियस इशू बनता है कि मेरे पास वेपन है तो एक मेरी प्रेस्टिज बढ़ जाएगी। उस विषय को हम कम से कम डिस्करेज करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक और पंचकुला 2 जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। जनवरी 2022 से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा। इस प्रकार प्रदेश में CLU को ऑनलाइन किया गया है। ई भूमि व वेब हेल्थ पोर्टल का काम जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहले ही बनाई जा चुकी है। शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों का विस्तार कर उससे और सशक्त बनाया गया है। प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन किया जा रहा है। मंडियों में ई नीलामी सिस्टम बनाई गई है। खनन के ठेके ई नीलामी से दिए जा रहे हैं। समाज के लोग अगर जनसेवा के उद्देश्य से वॉलंटियर के रूप में सरकार की मदद को आगे आना चाहते हैं तो समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 90,000 लोग आवेदन कर चुके हैं। सरकार ने जल प्रबंधन योजना बनाकर पानी का सदुपयोग करना सुनिश्चित किया है। गांव के विकास संबंधी डिमांड के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर दर्ज डिमांड को जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा फाइलों को स्पीड अप करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है। अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को अब तक टेक्नोलॉजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं। प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे कामों और तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।